हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो देखिए, क्लासरूम का एक भाग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए कि ब्लैक बोर्ड, बेंच डेस्क एंड वेल क्लॉक आर दी पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता दी एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली दी साइड्स आर। यदि एंगल्स इक्वल है तो इसका साइड्स भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। तो देखिए क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कहता है रिबिलियन। ठीक है। अब देखिए रिबिलियन का मतलब होता है, या रिबिलियन क्या है? तो नाउन है। रिबिलियन क्या है? नाउन है। और इसका मतलब होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह। ठीक है, विद्रोह। इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा लॉयल्टी, यानी निष्ठावान। सी ऑप्शन क्या होगा? लॉयल्टी। तो रिबिलियन का जो एंटोनिम होगा ये होगा लॉयल्टी, यानी निष्ठावान। क्या होगा? निष्ठावान। कंट्रोल। ठीक है। ओबीडियंस, रूल, ये सब होगा। देखिए अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, बगावत। ठीक है। और अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर चार है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑल आइज। ठीक है। क्या है? ऑल आइज। तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है उत्सुकता पूर्वक देखना। ठीक है। क्या होता है? ऑल आइज इडियम है, इसका अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक देखना, यानी वॉचिंग एग्रीली, यानी ए ऑप्शन, वॉचिंग एग्रीली। ठीक है। तो यानी एट दी क्राइसिस दी चिल्ड्रेन वर ऑल आइज। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी क्या होता है? उत्सुकता पूर्वक देखना, ऑल आइज, वॉचिंग एग्रीली। क्वेश्चन नंबर फाइव है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन। तो इसका जो सिनोनिम होगा, कन्फ्यूजन मान होता है उलझन। देखिए कन्फ्यूजन जो है नाउन है, इसका अर्थ होता है उलझन। क्या होता है? उलझन, उलझन, उलझन। तो इसका सिनोनिम होगा आपको कमोशन। क्या होगा सिनोनिम? कमोशन, यानी हलता है हलचल, हलचल। ठीक है, हलचल। हलचल होता है, हंगामा होता है। ठीक है। तो देखिए कन्फ्यूजन, इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा कमोशन होगा, मेहन होगा, टर्मोइल होगा, अपहेवल होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पर्सुअल का मतलब होता है पठन, अवलोकन। ठीक है। इंट्रीपिडिटी मतलब होता है निर्भयता। स्टेगनेशन का मतलब होता है निष्क्रियता, गतिहीनता, स्थिरता। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। कहता तुम स्कूल कब जाते हो? तुम जो है स्कूल कब जाते हो? तो सिक्स का राइट आंसर होगा सी, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि देखिए कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक। तो देखिए लाइक अ केक वॉक इडियम का अर्थ होता है काफ़ी आसान, यानी इजी टास्क। ए ऑप्शन क्या होगा? लाइक अ केक वॉक, यानी इजी टास्क, आसानी, आसान वर्क। अब देखिए वाक्यों में जो प्रयोग है इसे भी आप देख सकते हैं कि दी इंटरव्यू वॉच केक वॉक, आई एम श्योर आई गोट द जॉब। क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है एट है कि मदर्स मदर इज, मदर्स मदर इज। ठीक है, यानी माँ की माँ। तो देखिए माँ की माँ यानी ए ऑप्शन, उसे क्या कहेंगे? मेटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, मेटरनल ग्रैंड मदर, यानी मदर्स मदर इज मेटरनल ग्रैंड मदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन से हिंदी शुरू होता है कि मत्सर शब्द का जो तद्भव रूप होगा ये क्या होगा? तो नाइन का होगा ए ऑप्शन, मत्सर शब्द का तद्भव रूप मच्छर है। मछली का तद्भव
मछली जो है तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मत्स्य है, और मीत जो है इसका तद्भव शब्द का तत्सम रूप जो है मित्र है। मक्खी तद्भव शब्द का तत्सम रूप मच्छिका है। देखिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में विकृति या परिवर्तन रूप में आया है उसे तद्भव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रादेशिक, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 10 का होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय है, क्या है? हर्षी, यानी ये ऐसा, ठीक है, हर्षी अको, हर्ष ई अको, ठीक है। तो प्रादेशिक शब्द में जो है इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से बने शब्द है साप्ताहिक, ठीक है, साहित्यिक, राजनीतिक आदि। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। 11 देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेनन के जल सो पग धोए, इनमें कौन सा अलंकार है? 11 का ए अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि गांव वालों से मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 12 का होगा सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो है 7 उपभेद होता है, जैसे कारक बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्नवाचक। 13 है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 13 का सी ऑप्शन, अविभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह अविभाव समास कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है, तब उसे समासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। अविभाव समास में पहला पद अवयव, दूसरा पद संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 14 है कि इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। विभत्स शब्द का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। नेक्स्ट है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो 15 का ए, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, ठीक है। अब देखिए, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। ये वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, ठीक है। पहले 14 स्वर माना जाता था, अब 11 है। 16 देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन 16 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ह और दंत सौ उष्म व्यंजन है। इसमें जो है ह और दंत सौ क्या है? उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है, तालव सौ, मुदंत सौ, दंत सौ और ह, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। 17 है, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो 17 का होगा सी, खुशबू। तो ठीक है, खुशबू शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना है। फारसी शब्द खुश उपसर्ग से बने शब्दों का उदाहरण है खुशनसीब, खुशहाल, खुशकमल, खुशामद, खुशखत, खुशखबरी, खुद, उसके बाद है खुश दिल, खुश आवाज़। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। 18 देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो 18 होगा, यहाँ पे थोड़ा आप लोग क्या करिएगा, देखिए 18 जो है यह है कि अभिषेक का संधि विच्छेद है। तो अभिषेक का संधि विच्छेद ए ऑप्शन, अभी जोर सेक। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जोर सेक, क्या होगा? अभी जोर सेक, ठीक है। अभिषेक का संधि विच्छेद, अभिषेक शब्द में व्यंजन संधि है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है
कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? 19 का सी, संख्यावाचक। ठीक है, क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 20 का बी ऑप्शन, यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद कलेजा मुंह को आना, मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। खेत आना, खेत देखिए खेत हाथ करना मतलब होता है युद्ध में जीत हासिल करना। कलम का धनी, मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लेखक। खाक छानना का मतलब होता है भटकते फिरना। 21 है कि जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? 21 का होगा ए ऑप्शन, यानी अपठित। जो पढ़ा न गया हो उसी के लिए है अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्यांश में थोड़ी सी किसका विशेषण है? 22 का होगा 22 का जो होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी परिमाणवाचक विशेषण। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत जो है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। ठीक है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इसका जो है ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 था, इसमें देखिए कि जो पढ़ा न गया हो। ठीक है, जो पढ़ा न गया हो उसके लिए है ए ऑप्शन, यानी अपठित। जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द है अपठनीय। जो कार्य करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्कर। ठीक है, और 22 का क्या होगा? तो 22 का होगा परिमाणवाचक विशेषण। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, थोड़ी सी क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कहता इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 23 का होगा ए ऑप्शन, रचना। ठीक है, रचना शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, रचना स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत में लिंग का 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग में किया जाता है, जिसमें शामिल है मित्र, शत्रु, देश, प्रधानमंत्री, आत्मा, पानी, कपड़ा आदि। 24 है कि भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ए ऑप्शन, भौंरा। तो भौंरा, भ्रमर शब्द का तत्सम रूप भौंरा है। ठीक है, अब देखिए कि संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द के रूप में परिवर्तन से बना शब्द तद्भव कहलाता है। 25 क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है कि जो करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 25 का ए ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो करुणा कलित हृदय में अब जो है विकल रागिनी बजती, इस पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से 30 तक जो है पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 26 है कि प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। तो 26 का जो है, तो देखिए पैसेज को थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो प्रेमचंद्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं, वह आचरण की भूमि। प्रेमचंद्र के जीवन, चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त साहित्य उनकी आत्माभिव्यक्ति है। असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं पात्रों के माध्यम से। 26 का होगा ए ऑप्शन। 27 है कि आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ह रह गई है? तो 27 का बी ऑप्शन, यानी आचरण की। ठीक है, और 28 है कि प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत था। तो 28 का जो होगा ये होगा बी ऑप्शन, कला नैतिकता के लिए। ठीक है, प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत जो है कला नैतिकता के लिए है। 29 है कि प्रेमचंद्र के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, यानी व्यक्तित्व व आचरण की। ठीक है, प्रेमचंद के कथा में पात्रों में किसकी छाप रहती है? व्यक्तित्व की, आचरण। 30 है कि प्रेमचंद किसके कलाकार हैं? प्रेमचंद्र जो है ये किसके कलाकार हैं? तो ए ऑप्शन, नीति के। प्रेमचंद जो है किसके कलाकार है? तो प्रेमचंद जो है वो नीति के कलाकार है। यहाँ देखिए प्रेमचंद नीति के कलाकार है। ठीक है, क्योंकि वे जीवन जो है शिल्पी हैं। तो 30 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।